आज हम इकोनॉमिक्स के ही क्लास में आगे बढ़ते हुए, जो कि हम आपको मार्केट प्राइस और नॉर्मल प्राइस बता रहे थे। कल हमने आपको डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मल प्राइस बताया। आज हम आपको बताएंगे नॉर्मल प्राइस और सामान्य कीमत और प्रतिफल के नियम, यानी कि नॉर्मल प्राइस एंड लॉ ऑफ रिटर्न। दीर्घकालीन सामान्य कीमत उत्पादन लागत के बराबर होती है, हमने ये आपको कल बताया था। यानी कि लॉन्ग पीरियड नॉर्मल प्राइस इज इक्वल टू द प्रोडक्शन कॉस्ट। इस प्रकार उत्पादन लागत में होने वाले परिवर्तनों का सामान्य कीमत पर प्रभाव पड़ता है। उत्पादन लागत में होने वाले परिवर्तन इस बात पर निर्भर करते हैं कि वस्तु का उत्पादन प्रतिफल के किस नियम के अंतर्गत हो रहा है। अब इसके लिए हमको प्रतिफल के तीनों नियमों के अंतर्गत समान कीमत के निर्धारण का अध्ययन करना पड़ेगा। यानी कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि दीर्घकालीन सामान्य कीमत, लॉन्ग टर्म नॉर्मल प्राइस इज इक्वलेंट टू प्रोडक्शन कॉस्ट, और प्रोडक्शन कॉस्ट में होने वाले परिवर्तन सामान्य, जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट में होता है परिवर्तन, चेंजेस होते हैं, उसका इफेक्ट नॉर्मल कॉस्ट के ऊपर, नॉर्मल प्राइस के ऊपर पड़ता है। और ये आपका प्रोडक्शन कॉस्ट में होने वाले परिवर्तन के ऊपर निर्भर करता है। अब हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ये डिपेंड करता है कि वस्तु का उत्पादन के प्रतिफल, लॉ ऑफ रिटर्न, कौन सा लॉ ऑफ रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न है, इंक्रीजिंग रिटर्न है या कांस्टेंट रिटर्न है, किस तरीके के रिटर्न के अंतर्गत आ रहा है, इसको अब हम अध्ययन आपके साथ, आपको इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न और आपका प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब कि अगर हम किस उसमें आ रहे हैं, यानी नॉर्मल प्राइस एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। जब अगर ऐसी कंडीशन है, डिमिनिशिंग रिटर्न है, यानी कि हमने आपको एक दफ़ा पहले भी पिछले चैप्टर में बताया, लॉ ऑफ रिटर्न में अगर हमने 100 रुपये का हिसाब रखा कि 100 रुपये लगा करके हमें 50 रुपये मिला, फिर दूसरी साल हमने 100 रुपये और लगाए, यानी 200 रुपये कर दिया और हमको मिला 80 रुपये फ़ायदा, यानी कि पहले साल 50 मिला, दूसरे साल 30 मिला। फिर उसके बाद फिर हमने 100 रुपये लगाए, हमको मिले 100 रुपये, यानी कि पहले साल 50, दूसरे साल 30, तीसरे साल 20, कुल मिला के 100 रुपये बढ़े ज़रूर, लेकिन हम घटते हुए क्रम में बढ़े। ये है डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है ना? तो जब हम इस चीज़ को हम अपने दिमाग में रख करके चलेंगे तो हम इस चीज़ को समझ में आएगा कि सामान्य कीमत और प्रतिफल के ह्रास नियम को हम अब आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको अब मैंने थोड़ा सा हल्का सा बता दिया कि डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है। जब किसी वस्तु के उत्पादन में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न या प्रतिफल ह्रास नियम लागू होता है तो उत्पादन में वृद्धि करने पर वस्तु की प्रति इकाई लागत बढ़ती जाती है। वस्तु की प्रति इकाई लागत बढ़ती जाती है, यानी कि कॉस्ट मतलब कि वो बढ़ती जाएगी। अगर हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में आ गए तो उत्पादन में वृद्धि करने पर, यानी कि हम प्रोडक्शन में हम इन्हांसमेंट जब करते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी इन्हांस कर जाती है, यानी कि हमारे को ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, लागत बढ़ जाती है, और लागत में वृद्धि होने से समान कीमत घटती जाती है। उधर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा, इधर हमारी नॉर्मल कॉस्ट घट जाती है। इसके विपरीत यदि वस्तु की मांग में कमी हो जाने पर उत्पादन मात्रा में को घटाया जाता है तो इससे लागत भी घट जाती है, जिससे समान कीमत भी घट जाएगी। भाई अगर हमारा डिमांड घटा तो हमने उत्पादन की मात्रा को भी घटा दिया,
प्रोडक्शन के अमाउंट को भी हमने कम कर दिया। जब उसको कम किया तो सामान कीमत भी घट जाएगी, हर एक चीज़ घट जाएगी, और जैसे जैसे जो चीज़ बढ़ती जाएगी कीमत बढ़ जाएगी। मतलब कि अगर हमने उस पे हमने वस्तु के उत्पादन को हमने बढ़ाया तो उत्पादन लागत बढ़ेगी, हमारी सामान कीमत भी बढ़ेगी। उत्पादन घटाया, सामान कीमत घट जाएगी। ये हुआ प्रतिफल नियम। दूसरा है हमारा सामान्य कीमत का प्रतिफल वृद्धि नियम, यानी प्रतिफल वृद्धि, नॉर्मल प्राइस एंड लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। इसके तहत हमारे पास, अब हम इसको इस तरीके से समझे, इंक्रीजिंग रिटर्न कैसे, हमने 100 रुपये लगाया, पहले साल हमको 50 रुपये मिले। दूसरे साल हमने 100 रुपये लगाया, हमको 110 रुपये मिले, यानी कि 60 रुपये मिले। तीसरे साल हमने 100 रुपये लगाया, हमको कुल मिलाकर के 170 मिले, यानी कि 180 मिले, यानी कि 70 रुपये मिले। पहले साल 50, दूसरे साल 60, तीसरे साल 70 रुपये। इस तरह से हमको बढ़ते हुए क्रम में पैसा मिलता है, हमको रिटर्न मिलता है, तो हम इसको इंक्रीजिंग रिटर्न कहते हैं। क्लियर है? तो इस कंडीशन में जब किसी वस्तु का उत्पादन प्रतिफल वृद्धि नियम या फिर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट के अंतर्गत होता है, तो उत्पादन को बढ़ाने पर वस्तु की प्रति इकाई लागत घटती जाती है। यानी कि अगर हम उत्पादन बढ़ाएंगे तो वस्तु की प्रति इकाई लागत घट जाएगी, जिस कारण वस्तु की सामान्य कीमत भी कम होती जाती है। भाई, हमारे चीज़ों को हम बढ़ाते जाएंगे, हमारी सप्लाई बढ़ती जाएगी, सप्लाई हमारी बढ़ती जाएगी तो हमारी नॉर्मल कॉस्ट घटती जाएगी। इसके विपरीत जब मांग में कमी होने पर उत्पादन को घटाया जाता है तो इससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप सामान कीमत भी बढ़ जाती है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद आखिरी है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। कांस्टेंट रिटर्न यानी कि पहले बार 100 रुपये लगाया, 50 रुपये मिले, दूसरे बार 100 रुपये लगाया, 100 रुपये मिले, तीसरी बार 100 रुपये लगाया, फिर हमको 150 रुपये मिले, यानी कि हर बार 100 रुपये लगाया, हर बार हमको 50 रुपये मिले। ये कांस्टेंट रिटर्न हुआ। तो इसके अंतर्गत जब वस्तु का उत्पादन प्रतिफल समता नियम यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न के अंतर्गत होता है, तो उत्पादन के घटने बढ़ने का उत्पादन लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके कारण सामान्य कीमत भी स्थिर रहती है। जब उसमें कोई घटाव बढ़ाव नहीं हो रहा तो सामान्य कीमत भी स्थिर रहेगी। अब नेक्स्ट आपका आया सामान्य कीमत तथा बाजार कीमत में संबंध क्या है। इन दोनों के बारे में संबंध क्या है, तो इसको अगर हम बात करें, अगर हम इसकी बात करेंगे तो हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं। बाजार कीमत किसी वस्तु की वास्तविक कीमत होती है, यानी कि मार्केट प्राइस जो है वो किसी वस्तु की रियल कॉस्ट होती है जो किसी विशेष समय पर बाजार में पाई जाती है। अति अल्प काल में वस्तु का पूर्ति या सप्लाई स्थिर रहती है, जिस कारण मांग में अस्थायी परिवर्तनों के कारण मार्केट वैल्यू बदलती रहती है। इसके विपरीत समान कीमत एक संभावित कीमत है, एक इमेजिनरी और प्रोबेबल प्राइस है, तो जो वास्तव में विद्यमान नहीं होती, जो होती नहीं है, लेकिन दीर्घ काल में इसके विद्यमान होने की संभावना होती है। वो उस वक्त प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आगे भविष्य में कभी प्रेजेंट हो सकती है। इस प्रकार किसी भी समय जो कीमत पाई जाती है वो बाजार कीमत होती है, यानी कि जो किसी भी समय कीमत पाई जाती है वो मार्केट प्राइस होती है। बाजार कीमत में समान कीमत के इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि हमको समान कीमत पता नहीं है, निर्धारण है नहीं, तो बाजार कीमत उसके आसपास घूमती रहती है। यदि किसी समय बाजार कीमत किसी कारण से समान कीमत से अधिक हो जाती है तो काफ़ी समय तक ऐसी स्थिति नहीं रह सकती। ऐसी स्थिति में उत्पादकों को अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है, जिस कारण वे अपने उत्पादन को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं।
परिणामतः वस्तु का जो सप्लाई है वो बढ़ जाता है, जिससे अंततः बाजार कीमत कम होकर समान कीमत के बराबर हो जाती है। इसी के विपरीत यदि किसी कारणवश बाजार कीमत समान कीमत से कम होती है तो इससे उत्पादकों को हानि होने लगती है, जिस कारण वे अपना उत्पादन घटा देते हैं। उत्पादन के घटाए जाने से वस्तु का सप्लाई कम हो जाती है, जिससे बाजार कीमत बढ़कर समान कीमत के बराबर हो जाती है। इस प्रकार बाजार की कीमत समान कीमत के चारों ओर चक्कर काटती रहती है। ये एक ऐसी चीज़ है कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं, और जब तक ये एक दूसरे से रिलेट करती हैं, आप ये नहीं कह सकते कि बाजार कीमत को यानी कि मार्केट प्राइस को नॉर्मल प्राइस से अलग कर सकें। ये नॉर्मल प्राइस मेन होती है और उसके चारों तरफ हमारी मार्केट प्राइस चक्कर काटती रहती है कि कैसे क्या करें कि हम उसके इक्वलेंट हम आ जाएं। ये आज के लिए इतना काफ़ी, और आपके लिए नेक्स्ट असाइनमेंट मैं आपको दे देता हूँ। वो असाइनमेंट आप पूरा करिए, डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस, इसके बारे में आप हमको चाहे टेबुलर फॉर्म में दीजिए और चाहे आप इसको एक उस तरीके से दीजिए, क्या कहते हैं, नॉर्मल कंडीशन में आप इसको हमारे बारे में बना करके चार्ट हमें दीजिए। आज के लिए इतना काफ़ी है।